नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। आज दोस्तों आपको समय में पीछे लेके चलूंगा। साल 1945 में जब हमारे देश पर अंग्रेजों का छत्र छाया था। ये आज की कहानी उसी टाइम की है। ये जो कहानी हमें शेयर किया है ना, उनका नाम है ब्रिजमोहन तिवारी। नागपुर में रहते हैं। और ये कहानी उनकी दादाजी की है। दादाजी अंग्रेजों के पास गाइड का काम करते थे, शिकार पर लेकर जाया करते थे। तो चले उन्हीं की दादाजी की पॉइंट ऑफ व्यू से आज से 1945 में, साल 1945 में। दोस्तों, मेरा नाम भागवत प्रसाद तिवारी है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, मेरे जीवन में सबसे बड़ी रहस्यमय घटना थी, जो मैं कुछ हिस्सा अपने आंखों से महसूस किया था और बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये उन दिनों की बात थी जब मैं अंग्रेजों के रिजॉर्ट में काम किया करता था, गाइड का। अंग्रेज छुट्टी मनाने के लिए वो रिजॉर्ट में आते थे। वो रिजॉर्ट उस जंगल के नज़दीक था जिसका नाम है ताड़ोबा जंगल। और मेरा जो काम था ना, उन अंग्रेजों को जंगल में ले जाना, शिकार के लिए और मचान बनवाना। और फिर जो अंग्रेज अफसर रात में शिकार पर जाते थे तो उनके साथ में मुझे रहना पड़ता था। और जब वो शिकार कर लेते थे तब मुझे बहुत सारा पैसा देते थे, इनाम भी देते थे। तो मेरा जो घर गृहस्थी का काम था ना, इसी काम से चलता था। अब मैं अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार था। मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि किसी का नुकसान पहुंचे, चाहे हम हो या अंग्रेज हो। यही मेरा सोचना था। खैर, वो जो समय था ना, आप जो 1945 का, और वो जो दिन था, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। वो जब मैं जंगल में जा रहा था एक अंग्रेज को लेकर के, अंग्रेज अफसर थे और वो शिकार करना चाहते थे। मैं उनको जंगल का वही हिस्सा दिखाया जहाँ पर मैं अक्सर अंग्रेज अफसर को लेकर के आता रहता था, लेकिन वो हिस्सा उनको पसंद नहीं आया। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना है, और अंदर जहाँ पर अच्छा शिकार मिल सके। लेकिन मैं इतना जंगल के अंदर कभी गया नहीं था। लेकिन जो अंग्रेज अफसर थे ना, थोड़ा कड़क थे और वो कह रहे थे कि नहीं, हमें तो अंदर ही जाना है। अब उनका कहना मानना पड़ा। फिर हम जंगल के अंदर घुसते गए। अब फिर उनको एक जगह बहुत ही पसंद आई। वो जगह था एक पानी का तालाब सा, जहाँ पर जंगल का बरसात जब होती थी तो पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाया करता था। और वो जगह उनको पसंद आ गई और वो कहने लगे कि हम इसी जगह पर, इसी आसपास में मचान बनाएंगे और ये तैयारी तुम करवाओ। जगह पसंद आ गई थी। अब इसके बाद हम लोग वापस आ चुके थे। किस पेड़ पर मचान बांधना था उस अंग्रेज अफसर ने मुझे बता दिया था। और इसके बाद मैं मजदूरों के साथ लौटा। सारा काम दिन के समय में मैं पूरा कर लिया था। मचान बन गई थी और इसके बाद जब मैं रिजॉर्ट में पहुंचा ना, तो शाम हो चुकी थी। मैं अंग्रेज अफसर को अब सब कुछ बता दिया कि मचान बंद गई है, सब कुछ मेरे देखरेख में हुआ है, तो जाना कब है, कल या परसों। अंग्रेज अफसर था ना, मेरी तरफ देख करके चौंक करके कहने लगा, क्या मतलब, हम आज रात को चलेंगे। अब मैं अंग्रेज अफसर की जब बात सुना ना, तो थोड़ा सहम सा गया था, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात थी और हमारे जितने जानने वाले लोग थे ना, वो सब कहा करते थे कि ये जो जंगल है ना, पूर्णमासी और अमावस्या की रात को जाग जाता है, इसमें आत्माएं भटकती रहती है। और मैं उन खतरों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं उन अंग्रेज अफसर को बहुत समझाया कि देखिए साहब, यहाँ का जो लोगों का कहना है कि
पूर्णमासी की रात को जंगल जाग जाता है और उसमें खतरनाक आत्माएं घूमती नजर आती है, तो हमें रिस्क लेना नहीं चाहिए। लेकिन जो अंग्रेज अफसर थे ना, कड़क थे और वो कहने लगे कि हम भूत प्रेत को मानते ही नहीं हैं, तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, आज रात को ही हम चलेंगे और तुम अपनी तैयारी कर लो, जो जो सामान हमें लेके चलना है उसकी अभी तैयारी कर लो। और इसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला था। मैं जब अंग्रेज अफसर का आदेश सुना ना, तो मैं भय में आ चुका था कि हे भगवान, अब क्या होगा। आज तो पूर्णिमा की रात है और जितने मेरे जानने वाले लोगों का कहना था कि देखो, रात के टाइम अमावस्या की रात को या पूर्णिमा की रात में कभी भी भूल के जंगल में मत जाना, जंगल खतरनाक हो जाता है। लेकिन वो अंग्रेज अफसर माने तब ना। अब मजबूरी हमें सब तैयारी करनी पड़ी। अंग्रेज अफसर 11 बजे रात को बोला था कि हम लोग चल पड़ेंगे और 1 घंटे का सफ़र वहाँ से था, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। अब अंग्रेज अफसर के पास में क्या चीज़ की कमी, सब कुछ साधन था, घोड़ा से लेकर गाड़ी तक। अब वही हुआ, रात को 11 बजे हम अब अंग्रेज अफसर के साथ चल पड़े। उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो जंगल के अंदर नहीं गए, वो जंगल के मुहाने पर हमें छोड़ करके आज चले गए थे वापस। अब इसके बाद वो अंग्रेज अफसर और मैं, हम पूरी तैयारी में थे। अंग्रेज अफसर के कंधे पर बंदूक लटकी हुई थी, गोलियां अब बेल्ट के रूप में बंधी हुई थी उसके कमर में, शक्तिशाली टॉर्च उसके हाथ में, अब मेरे हाथ में। अब यही सब चीज़ें तो चाहिए, पीने के लिए पानी की बोतलें, कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह, सब इंतजाम था हमारे पास में। जब हम जंगल में प्रवेश कर गए ना, आगे आगे मैं चल रहा था क्योंकि मैं गाइड था, लोगों का काम मुझे रास्ता दिखाना था, उस मंजिल तक पहुंचाना था। और वो जंगल तो मेरा जितना जानता था मैं उतना ही अंदर मैं पहली बार गया था, इतना अंदर मैं कभी अंदर गया नहीं था, तो थोड़ा एक दिल में दहशत भी था। और आज पूर्णिमा की रात थोड़ा मैं डर रहा था कि हे भगवान, कुछ उल्टा सीधा हमें दिखाई न दे। लेकिन हम अंदर में चलते जा रहे थे। अचानक एक खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। अभी तो जंगल का शुरुआती हिस्सा था, अभी जो पेड़ पौधे थे छोटे छोटे थे, और जितना अंदर हम लोग जाते जंगल का साइज बड़ा होता, पेड़ पौधे भी बड़े होते जाते। और उसी शुरुआती हिस्से में वो खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी। अंग्रेज अफसर अब उस आवाज़ को सुनने लगा। अब फिर कहने लगा, जिधर से आवाज़ आ रही है उधर चलो, कौन है इतनी रात को, हम शिकार पर आए हैं और कहीं शिकार भाग ना जाए। जब हम उस खटखट की आवाज़ के पास पहुँचे ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद धोती पहने हुए और पूरा बदन नंगा, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जो अधेड़ लग रहा था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए, और एक सूखा पेड़ था जो ज़मीन पर गिरा हुआ था और उस पर वो कुल्हाड़ी चला रहा था, मतलब लकड़ी काट रहा था। अंग्रेज पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया। अंग्रेज अच्छी तरह से हिंदी जानता था और उस अधेड़ व्यक्ति से कहने लगा, बाबा इतनी रात को आप इस जंगल में लकड़ी काटने आए हो, जाओ आप जाओ, सुबह में आना, ये कौन सा वक्त है। वो अधेड़ व्यक्ति कुल्हाड़ी रोक लिया, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े अंग्रेज की तरफ देखता रहा। अब फिर हाथ का इशारा किया कि तुम जाओ यहाँ से। एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं बोला। अंग्रेज उससे बोलता रह गया कि बाबा तुम अब इस जंगल से निकल जाओ, हम शिकार पर आए हैं और तुम्हारी ठक ठक से शिकार कहीं भाग ना जाए, आप निकल जाओ। लेकिन वो सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति अब अंग्रेज को ही बोल रहा था कि तुम अपना काम करो, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक लफ्ज अपनी मुंह से बोला नहीं था। अंग्रेज बोला, चलो ये तो मुझे पागल दिखता है। अब फिर अपने रास्ते मचान के, जिधर मचान बंधा हुआ था,
हम चलने लगे। लेकिन ये क्या, कुछ ही दूर हम चले थे और तभी फिर से वो खटखट खटखट आवाज आने लगी। अब फिर हमें तो लगा कि हम घूम फिर करके उसी जगह पर पहुंच गए। वही इंसान हमें दिखा और वही लकड़ी काट रहा था। अब अंग्रेज कहने लगा कि तुम शायद रास्ता भूल गए हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं रास्ता कभी भूलता नहीं, क्योंकि मैं उस जंगल का गाइड था। अब मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरा मचान कहाँ बंधा हुआ है। अब फिर हम उस जगह को छोड़ करके अब आगे की तरफ चलने लगे। लेकिन तीसरी बार वो व्यक्ति हमें फिर उसी रास्ते में मिल गया था और तब मेरा माथा ठनक गया था। मैं अंग्रेज से बोला कि साहब, लक्षण सही नहीं है, हम लोग को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेज गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, नहीं, जिस काम के लिए आए हैं हम वो काम करेंगे। हम जो एक बार फैसला कर लेते हैं अपना फैसला बदलते नहीं। तुम किस बात के लिए डर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मेरे पास में बंदूक है, तो डरने की क्या बात है। आखिरकार हमें चलना ही पड़ा और इस बार हम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। और वैसे तो हम उस वक्त भी सही रास्ते पर थे, लेकिन ना जाने वो शख्स बार बार हमारे रास्ते में क्यों आ रहा था, कैसे हमारे रास्ते पर पहुंच जाता था। खैर, हम उस पानी के तालाब के पास पहुंच गए थे और वो हमारा मचान भी वहीं पर था, एक ऊंचे पेड़ पर बंधा हुआ था और सब तैयारी हो चुकी थी। बस मचान पर जाकर के बैठना था, शिकार का इंतजार करना था। और वो ऐसा जगह अंग्रेज अफसर ने चुना था कि जो जरूर वहाँ पर रात के टाइम पानी पीने के लिए अब जंगली जानवर आएंगे। उसका अपना अनुभव था और वो कह भी रहा था कि सबसे बेहतरीन जगह शिकार के लिए यही है। जानवर प्यासे रहेंगे तो ज़रूर पानी पीने के लिए आएंगे और तब मैं आसानी से शिकार बना सकता हूँ। अब फिर हम दोनों उस मचान पर चढ़ गए थे, इंतजार करने लगे। अब 12:30 से ऊपर का वक्त हो चुका था। आसमान में चांद अभी भी चमक रहा था और इंतजार हम लोग करते रहे। लेकिन अभी तक एक भी जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए नहीं आया था। रात गुजरती जा रही थी। अंग्रेज मेरे से फुसफुसा के कह रहा था, तुम तो कह रहे थे कि इस जंगल में खूंखार जानवर है, लेकिन हमें तो अभी तक एक लोमड़ी तक नहीं दिखी। क्या तुम सच बोल रहे हो ना, इस जंगल में खूंखार जानवर है ना? मैं बोला कि हाँ जी, बहुत खूंखार जानवर हैं इस जंगल में। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, जरूर वो पानी पीने के लिए आएंगे। और तभी एक हलचल सी सुनाई पड़ने लगी, जैसे बहुत सारे लोग उस जंगल से गुजर करके और हमारी साइड ही आ रहे हैं। वास्तव में वो पल मेरे लिए डराने वाला था। हाँ, मैं मन में पूरी तरह से भय आ चुका था, डर आ चुका था कि इतनी रात को अब इस जंगल में कौन आएगा भाई, और इतने सारे लोग। आवाज चलने की आ रही थी। जब हमारे मचान से वो लोग आसपास से गुजरने लगे ना, तब मैं देखा कि अरे ये इंसान नहीं है। मैं जो देखा था ना, मुझे वो चीज़ दिखाई पड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक 9-10 फुट का काला कलूटा इंसान जैसा दिख रहा था। पूरे शरीर पर बिल्कुल बाल ही बाल थे, एक भी वस्त्र उसने पहन नहीं रखा था। सर बड़ा सा था और आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। और उसके पीछे पीछे बहुत सारे भालू जो 2 टांगों पर चल रहे थे, किसी इंसान की तरह। और वो जैसे वो गैंग लीडर हो जो आगे आगे चल रहा, जैसे उनका सरदार हो। और एक पल के लिए वो तालाब के पास में रुक गया और वो तालाब की तरफ देखना शुरू किया। और फिर वो लोग आपस में एक अनजानी भाषा में बात करने लगे, जैसे वो भालुओं से कुछ बता रहा हो। और फिर मैं जब गिनती किया ना, तो 10-12 भालू थे लगभग, और जो अपने 2 टांग पर इंसान की तरह चल रहे थे। और फिर वो लोग, जो उनका सरदार था, और फिर उस तालाब से आगे निकल गया था। वो अंग्रेज अफसर मचान पर मुझसे फुसफुसा के पूछ रहा था कि ये सब क्या है,
तुम तो कह रहे थे कि खूंखार जानवर यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ तो भालू दो पैरों पर चल रहे हैं। ये कौन सा शिकार है? मैं कहने लगा, साहब हम लोग गलत वक्त पर आ चुके हैं। आज पूर्णमासी की रात है। अब पूर्णमासी की रात में यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। मुझे तो लग रहा है कि जो हम ये सब देखे हैं ना, ये सब आत्माएं हैं। लेकिन अंग्रेज हंस पड़ा, कहने लगा, अरे तुम चुप रहो, कोई आत्मा कुछ भी नहीं होती है। शिकार पर नज़र रखो, जरूर शिकार अब आएंगे। और इसके बाद अपनी बंदूक अब वो तालाब के साइड में कर रखा था, गोली लोड थी। बस जानवर दिखते ही वो गोली चलाने के लिए तैयार था। लेकिन वो सब जाने के बाद में 3 भालू, एक तो 2 पैरों पे चल रहा था और 2 अपने नॉर्मल जैसे चलते हैं 4 पैरों पर। वो जो 2 पैरों पर चल रहा था ना, वो तालाब के पास आ गया और उसके पीछे पीछे 2 भालू भी जो साधारण से दिखाई दे रहे थे, और तीनों उसी तालाब के पानी पीने लगे थे। और इसके बाद जिधर वो लोग गए थे ना, वो सरदार गया था, जो बालों वाला था व्यक्ति, जो काला कलूटा था, उसके पीछे 10-12 भालुओं का झुंड था और उधर ही जाने लगे, जैसे उस टोली में शामिल होना चाहते हैं, उसी की टोली में। लेकिन जब हमारे मचान के पास से गुजरने लगे ना, जिस पेड़ पर हमारी मचान बंधी हुई थी, तब वो 2 टांग पर जो भालू चल रहा था ना, अचानक रुक गया। जैसे ही रुका ना, तो मेरी सांस थमने लगी थी। वो सीधा हमें पेड़ की तरफ देख रहा था, जहां हम मचान लगा करके बैठे हुए थे। और अचानक वो एक तरह से अपने दोनों साथियों से कुछ अनजानी भाषा में वो बात करने लगा था। अब जानवर आपस में बात कर रहे हो, ये मैं पहली बार देखा था, महसूस किया था। और अचानक उनमें से एक जो भालू था 4 पैरों वाला, उस पेड़ पर चढ़ने लगा। वो गुस्से में दिखाई दे रहा था, जैसे हमारे मचान पर आकर के हमें मार देना चाहता हो। अंग्रेज अफसर भी समझ चुका था कि हम खतरे में हैं, हमें इनसे निपटना ही पड़ेगा। अब निपटने के लिए अपनी बंदूक उसने तान रखी थी और वो भालू लगातार पेड़ पर चढ़ता आ रहा था। बस कुछ ही फासला था और तभी अंग्रेज ने गोली चला दी। गोली लगी और वो पेड़ से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा और जमीन पर शांत हो गया था। इसके बाद जो 2 भालू थे, एक तो 2 टांगों पर था और एक 4 टांगों पर। जो 4 टांगों वाला भालू था ना, वो भी गुस्से में आ गया अपने साथी को गिरते हुए देख करके। वो भी उस पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही नजदीक आया, अब फिर अंग्रेज अफसर ने उसको भी गोली मार दिया, वो भी लुढ़क गया। अब 2 तो लुढ़क चुके थे, लेकिन तीसरा जो 2 पैरों पर खड़ा था ना, अब हमारी तरह घूर रहा था और वो गुस्से में बिफरा हुआ था। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाज गुस्से वाली निकल रही थी। और अचानक जैसे उसमें इतना स्पीड आ गया हो, गजब की स्पीड से उस पेड़ पर एक तरह से कहा जाए तो दौड़ रहा था, पेड़ के ऊपर। अब पलक झपकते ही अब हमारे मचान के पास पहुंच गया था। 2 गोली तो खर्च कर चुके थे अंग्रेज अफसर, और बाकी तीसरा गोली चलाने का मौका भी नहीं दिया। और उसकी कलाई पकड़ी अंग्रेज अफसर की, जबकि मैं भी वहीं पर था। उसने मुझे छुआ तक नहीं। उस अंग्रेज अफसर का हाथ कलाई पकड़ी और सीधे लेकर के जंप नीचे कर चुका था। जब मैंने गिरते हुए अंग्रेज को देखा ना, तो मैं समझ गया कि अंग्रेज खत्म। मैं तो दहशत में इतना हो चुका था कि मैं कांपने लगा था कि ये सब क्या हो गया। मैं अंग्रेज को मना कर रहा था कि आज मत जाओ, आज पूर्णमासी की रात है। और देखो ये सब हो चुका ना। अब मैं तो डर करके मचान से ऊपर अब पेड़ों की टहनियों पर बैठा हुआ था। सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, वो तालाब भी दिखाई दे रहा था, और जो अब नीचे गिरे हुए लोग थे, वो भालू। आज मैं जब देखा ना, तो अंग्रेज तो एकदम जमीन पर अब जैसे मरा हुआ पड़ा हो, और वो जो दोनों भालू गोली खा करके लुढ़के हुए थे, और वो
दो पैरों वाला भालू। दो पैरों वाला भालू अब वो गिरे हुए भालू के पास पहुंचा और उनके कान में जाकर के कुछ अजीब आवाज में अब आवाज निकालने लगा। अब फिर वो दोनों भालू जैसे मरे ही ना हो उठ करके खड़े हो गए, अपने शरीर को झाड़ने लगे जैसे गोली लगी ही ना हो। लेकिन मैं देख पा रहा था कि उनके शरीर पर गोली लगी हुई थी, वहां से खून निकल रहा था, लेकिन वो जिंदा हो चुके थे। इसके बाद तीनों ने आपस में ना जाने कौन सी भाषा में बात की और वो अंग्रेज अफसर को अपने हाथों पर उठा लिए। मेरी नजरों के सामने में वो उठा करके जंगल में जैसे दौड़ते हुए अब मेरी नजरों से गायब हो चुके हो। सब इतनी जल्दी हुआ था ना तो मैं समझ भी नहीं पाया था, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ये सब साधारण काम नहीं है, ये ऐसा भालू बर्ताव नहीं करते हैं, ये जरूर भालू के रूप में आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। अब अंग्रेज तो गया काम से। अब मैं इतना खौफ में था कि मैं अब उतर भी नहीं सकता था मचान से। रात अभी भी बहुत बाकी थी। अब मैं सारी रात एक पेड़ के टहनी पर बैठा रहा, सुबह होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार उस जगह पर ये सब होने के बाद मुझे वो जंगली जानवर तालाब पर आते हुए दिखाई दिए, जो खूंखार से खूंखार जानवर थे, जिसकी शिकार करने के लिए अंग्रेज आया था, लेकिन वो खुद ही शिकार बन गया था। बंदूक मुझे नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और अंग्रेज भालू उठा करके ले गए थे। सारी रात मैं उस पेड़ पर टंगा रहा एक तरह से। जब सुबह का उजाला जब शुरू हो गया तब मेरी दहशत थोड़ी कम हुई थी। मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी रिजॉर्ट में जाना चाहिए और अंग्रेज अफसर के बारे में सबको बताना चाहिए, तभी तो वो लोग खोजबीन कर पाएंगे। डरते डरते मैं नीचे उतरा। इसके बाद मैं पड़ी हुई बंदूक को उठाया, फिर जिधर से आया था उधर ही उल्टा भाग लिया। मैं जान चुका था कि शायद अंग्रेज अफसर बचा नहीं होगा, लेकिन मेरा जो काम था मैं अपना फर्ज पूरा करने जा रहा था। रिजॉर्ट में पहुंच करके उनके अफसर को सब कुछ मैं रिपोर्ट दे दिया कि रात में उस जंगल में क्या क्या घटा था। जो भी वहाँ पर अफसर थे सब मेरी बात सुनकर के हक्के बक्के रह गए थे और हिंदी जानते थे। वो कहने लगे कि तुम्हारे कहने पर वो अफसर रुका नहीं, तुम्हें समझाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद उन अफसरों ने अब अपनी फौज की सहायता लिया। जो भी वहाँ पर सैनिक थे उनको जंगल में भेज दिया खोजबीन करने के लिए। मैं भी साथ में गया था, उस जगह पर गया, लेकिन आसपास के पूरा एरिया हम लोगों ने छान लिया था, लेकिन कहीं भी उस अंग्रेज अफसर मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ना जाने वो भालुओं ने उसके शरीर को कहाँ लेके गए थे। वो जिंदा भी है या मरा हुआ कुछ कन्फर्म कहा नहीं जा सकता। आखिरकार दोपहर के बाद जब कुछ नहीं मिला ना, हम लोग जंगल में बहुत अंदर तक चले गए थे ढूंढते ढूंढते, और वो जंगल इतना विशाल था कि बस थक चुके थे सब के सब, लेकिन उस अफसर का कहीं पर पता भी नहीं चला। आखिरकार जितने लोग थे खोजबीन में लगे हुए थे सब अब अपना रिजॉर्ट में वापस आ चुके थे। अब अफसर को सारा रिपोर्ट दे दिया गया कि हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, लेकिन अंग्रेज अफसर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा, जिंदा या मुर्दा। अब अंग्रेज अफसर भी समझ चुके थे कि ये तो घटना घट चुकी, अब उस अंग्रेज अफसर का बचना मुश्किल ही होगा। अब एक तरह से उसको मरा हुआ घोषित मान लिया गया था। मैं उस टाइम बहुत ही उदास था। मैं उस अंग्रेज अफसर को बहुत समझाया था कि देखो आज की रात मत जाओ, कल चलते हैं, कल हम आराम से शिकार कर लेंगे। लेकिन वो अंग्रेज अफसर अपनी जो तड़क भड़क थी उसका तरीका था, वो माना नहीं। बस उसको तो हुक्म देना आता था और वो अपना घमंड में चूर था कि मेरे पास में बंदूक है, मैं बंदूक से सब कुछ देख लूँगा, सब कुछ सही कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हुआ क्या, आखिर
वो भालू उनको उठा के ले गए, ना जाने अभी जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि उसका शरीर अभी तक मिला नहीं था। शाम हो चुकी थी। एक तरह से उस रिजॉर्ट में उदासी छाई हुई थी। जो जहाँ था अब इसी विषय पर चर्चा हो रहा था कि आखिर वो अंग्रेज मान भी लिया कि मर चुका है तो उसकी शरीर तो मिलना चाहिए, लेकिन वो भी तो नहीं मिला। अंधेरा होने जा रहा था और तभी घोड़ों की अब टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। और तब हम देखना शुरू किया आखिर ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब जो मैंने देखा ना तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। वो अंग्रेज अफसर जिसको हम लोग मरा हुआ घोषित कर चुके थे और वो घोड़े पर सवार था और उसके पीछे एक इंसान बैठा हुआ था, एक साधारण सा इंसान जो उसको लेकर के आ रहा था। और रिजॉर्ट में अब पहुंच चुके थे। अब जैसे ही सबको पता चला, सारा रिजॉर्ट के लोग इकट्ठा हो चुके थे उस अंग्रेज अफसर को देखने के लिए जो रात उसके साथ दुर्घटना घटी थी। आखिरकार उसको उतारा गया था। अब वैसे लग रहा था कि जैसे अपना होश में ना हो, जैसे वो दारू पी रखा हो। वो कभी आंखें खोलता था, कभी आंखें बंद कर लेता था, और कभी मंद मंद मुस्कुराता था और कभी आंसू बहने लगता था। ऐसी उसकी हालत हुई पड़ी थी। अब अफसर जो भी इंसान नौजवान उसको लेके आया था वो पूछने लगे कि भाई ये अफसर तुम्हें कहाँ मिला। तब उसने जो बताया ना, अब सोच करके सारे लोग दंग रह गए थे। उस जंगल से 30 किलोमीटर दूरी पर एक जंगल के किनारे एक गांव, एक बस्ती थी। वहां पर ये मिला था एक मंदिर में। अब वहां पर 30 किलोमीटर रात में कैसे सफर कर लिया ये अफसर, सब लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था कि कैसे संभव है भाई, कैसे संभव है 30 किलोमीटर रात और वो भी उस पोजीशन में कैसे सफर कर लिया। खैर, अब जो भी इंसान लेके आया था अंग्रेज अफसर, अब एक तरह से उसको इनाम दे करके और उसको भेज दिए कि जाओ भाई अपना घोड़ा ले जाओ और अपना घर पहुंचो, नहीं तो रात हो जाएगी। अब उसको 30 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना था। इसके बाद वो इंसान घोड़ा लेकर के चला गया था। अब उस अंग्रेज अफसर को अब बिस्तर पर सुलाया गया। अब कुछ देर अंग्रेज अफसर जो थे और बाकी कहने लगे इसको अभी सोने दो, जब ये पूरा नींद इसकी पूरी हो जाएगी तब अपने आप उठेगा ना, और तब ये सही ढंग से बता पाएगा कि इसके साथ हुआ क्या था। अब वही हुआ, सारी रात वो सोता ही रहा। वो उसके बगल में अब उसको देख रेख करने वाले लोग बैठे हुए थे। और वो जब जरा भी इधर उधर आप करवट बदलता तो उसके मुंह से कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और जो पास बैठे हुए लोग थे ना, वो भी वो डरावनी आवाज़ सुनकर डर जाते थे। और इसी तरह रात भर वो करता रहा, करवट बदलता रहा, कभी आंखें खोल देता था, कभी देखने लगता था और कभी फिर सो जाता था। पूरी रात निकलने के बाद जब सुबह हुई ना, तब वो अंग्रेज अफसर अपने आप उठ करके बैठ गया। अब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में था। हाँ, उसको चोट वोट भी आई थी। जंगली झाड़ियों से उसका पूरा शरीर जैसे छिल सा गया था और उसका फर्स्ट एड कर दिया गया था। जब सुबह में जब होश में पूरी तरह से आ गया तब वहाँ हलचल बढ़ चुकी थी। सारे जो भी बड़े बड़े अफसर थे वो पहुँच गए थे और उससे पूछने लगे कि भाई तुम्हारे साथ ऐसी घटना हमें सुनने की मिली, तुम्हारा गाइड ने सब कुछ हमें बता दिया था और हमारी टीम भी गई थी ढूंढने के लिए, लेकिन तुम मिले नहीं। आखिरकार तुम 30 किलोमीटर की दूरी रात में कैसे सफ़र कर लिया, कैसे अपने आप को बचा लिया, अपने बारे में सब कुछ बताओ। तब वो अंग्रेज अफसर बताने लगा सीले सिलवार से एक एक बात को। वो कहने लगा कि जब मैं नीचे गिरा ना तो मैं एक तरह से अपने आप को मरा ही घोषित समझ गया था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मैं अपना होश खोने लगा था और तभी भालुओं ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया था और तेजी से दौड़ते हुए
मुझे लेकर के जंगल में, घने जंगल में दौड़ते जा रहे थे। मैं उनको रोक भी रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझसे गलती हो गई, आप लोगों को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो मेरी किसी बात पर गौर नहीं किए। आप मुझे कंधे पर उठा करके दौड़ते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे। मुझे सब कुछ मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। वो जिस गति से दौड़ रहे थे ना, उस जंगल में कोई आम इंसान, आम जानवर दौड़ नहीं सकता। आखिरकार आधा पौने घंटे के बाद, दौड़ होने के बाद, हम एक खुले स्थान में पहुंच गए थे। आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो खुला स्थान, और वहां पर एक चबूतरा बना हुआ था, मिट्टी का ऊंचा सा चबूतरा। और वहां पर मैंने वो जो गैंग लीडर था, जो पहली बार हमने देखा था, वो रिछ जैसा इंसान था, जिसके शरीर पर पूरा बाल ही बाल थे, आंखें चमक रही थी, और वो उस ऊंचे टीले पर बैठा हुआ था। और उसके पास में नीचे बहुत सारा भालू बैठे हुए थे। अब मुझे वहां ले आकर के चबूतरे पर पटक दिया गया। अब इसके बाद जो भालू मुझे उठा के लाए थे, एक खास भाषा में वो सरदार से बात करने लगे। अब फिर सरदार भी उसी भाषा में उनको जवाब दिया। अब फिर वो जो भालू हमें उठा के लाए थे, अब फिर अपने कंधों पर मुझे उठा लिए थे। अब फिर दौड़ लगा दिया। हम गहरे जंगल में चलते जा रहे थे। मैं बार बार उनसे आग्रह कर रहा था कि हमें उतार दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं गलती से गोली चला बैठा, मैं समझ नहीं पाया आप लोगों को। अब मैं अपनी गलती को महसूस कर रहा हूँ, आप हमें जिंदा छोड़ दीजिए। लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे थे। मुझे कंधे पर अब रख करके दौड़ते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे। आखिरकार घने जंगलों के बीच हम बहुत अंदर आ चुके थे। जो मैं देख पा रहा था, वहाँ पर बहुत विशाल ऊंचे ऊंचे पेड़, और एक जगह जो खुला हुआ, जैसे मैंने पहले देखा था वैसी ही जगह मुझे दिखाई पड़ी। और वो जगह मैं जब देखा ना, तो एकदम ऐसा लगा कि हम अब एक मंदिर के पास आ चुके हैं, क्योंकि मैं एक झंडा भी वहां पर लहराते हुए देखा था, और वो वास्तव में एक मंदिर ही था। अब वो जंगल के बीच में मंदिर क्या कर रहा है, किस भगवान का मंदिर है? मुझे उस मंदिर के चबूतरे पर ला करके तीनों भालुओं ने पटक दिया था। अब फिर जिधर से वापस आए थे, जिधर से वो चल पड़े थे, जिधर से हमें लेकर आए थे, अब मैं अब चबूतरे पर गिर चुका था। लेकिन मैं उठ करके बैठ गया और देखने लगा, जब तक वो भालू मुझे दिखाई देते रहे। वो इंसानों की तरह दौड़ लगा रहे थे, दो पैरों पर, और देखते ही देखते घने जंगल में गायब हो चुके थे। और तब मैं अपने आप आसपास का स्थिति देखने लगा कि मैं जरूर सुरक्षित जगह पर पहुंच गया क्या। मैं देखा वो वास्तव में एक मंदिर ही था। अब मंदिर जो था ना, वहाँ पर एक बड़ा सा दिया बना हुआ था, दिया जिसमें जोत भी जल रही थी। वो दिया बहुत विशाल आकार में था, वैसा मैंने मिट्टी का दिया देखा नहीं। और दिया में तेल भी भरा हुआ था, मोटी सी बत्ती, और लगातार वो जलती जा रही थी। जब मैं देखा कि मंदिर में हूँ, तो मुझे जो भी भगवान हो उनको देखना चाहिए, अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो चुकी है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और तब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया, और तब मुझे वहाँ पर 3 मूर्ति दिखाई दी, जो मैं समझ नहीं पाया कि कौन से भगवान हैं। पत्थर की बनी हुई तीनों मूर्तियाँ, और जिनकी आंखें जो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे घूर रही हो, देख रही हो। वास्तव में उन मूर्तियों के सामने अपना शीश झुकाया, और मैं बोला कि आप जो भी भगवान हो, आप हमें जो मैंने गलती किया है उसको हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। और इसके बाद मैं अब उस मंदिर में बैठ चुका था। मैं देख रहा था ना, कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी अलग दुनिया में आ चुका हूँ। उस जगह पर अजीब सा दृश्य था,
ना तो रात लग रहा था ना दिन लग रहा था। जैसे शाम का धुंधलका हो जाता है ना, वैसा ही हर तरफ अब ऐसी रोशनी सी नजर आ रही थी। और जो आसपास में जंगली झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, और उस पर लाखों की तादाद में जुगनू चमक रहे थे। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। वो जुगनुओं को देख रहा था मैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, कि कौन सी जगह है। इतनी रमणीक स्थान मुझे, और खुला खुला सा इलाका मुझे दिख रहा था। और तभी मैंने गौर किया कि जिस मंदिर की सीढ़ियों पर मैं बैठा हुआ हूँ ना, और सीढ़ियों के नीचे लकड़ी की 3 इधर में मूर्ति बनी हुई थी, और 3 दाहिने साइड में, 3 बाएं साइड में, और 3 दाहिने साइड में। और जैसे वो मूर्ति लकड़ी की मेरी तरफ देख रही हो, उनकी आंखें चमक रही है, और जैसे पुतली आंखों की झपक रही है, वो मुझे बार बार देख रही है। आंख मैं जब देखा ना, तो मैं दहशत में आ चुका था। मुझे लगने लगा कि हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। अब जरूर हम सुरक्षित स्थान पर तो पहुंच गए, अब हमें इस जंगल के बीच से अब आबादी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मैं उस सीढ़ियों से उतरना शुरू किया, और जैसे मैं लास्ट सीढ़ी उतरा ना, तो मैं पीछे आहट सुना। जैसे ही मुड़ता हूं तो क्या देख रहा हूं कि जो लकड़ी की मूर्ति थी ना, 6 की 6, वो मेरे पीछे पीछे अब आ रही है। जैसे वो मूर्ति ना होकर के लकड़ी के इंसान हो, चल रहे थे मेरे साथ साथ में। मैं बहुत दहशत में आ चुका था, लेकिन अब मेरे पास में कोई चारा भी तो नहीं था। मैं सोचा कि चलो, अगर जिंदगी बच गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इतना तो जरूर समझ लिया था कि मेरी मौत अब पक्की है। मैं इस जंगल से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। जैसा जैसा मैं दृश्य देख रहा था, मैं सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ था उन लकड़ी की मूर्तियों को देख करके, जो इंसान की तरह मेरे पीछा कर रही थी, मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं आगे आगे, मैं तेज चलता तो तेज चलती, मैं रुकता तो रुक जाती। दहशत भरी रात थी वो, लेकिन मैं इतना आसानी से हारने वालों में से नहीं था। मैं सोच लिया कि जब तक मेरी जिंदगी है, मैं संघर्ष करूंगा आखिरी दम तक। मैं जरूर जंगल से निकलूंगा, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं हुई तो। यही सोच करके मैं आगे बढ़ता रहा, और वो लकड़ी की मूर्तियां मेरी पीछा करती रही। आखिरकार हम एक ऐसे खुले स्थान पर आ चुके थे जो मैं देख करके आश्चर्य में डूब चुका था। अब पीछे देख रहा हूं तो जो लकड़ी की मूर्तियां मेरे पीछे आ रही थी, वो एकदम गायब सी हो गई है। अब मेरे पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन जब मैं देखा ना, तो इतनी शानदार जगह वो मुझे पहली बार उस जंगल में नजर आई थी। एक तालाब था। तालाब के चारों तरफ फूलों का पौधा लगा हुआ था, और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस रोशनी में मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। और तभी मुझे कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि आखिरकार घने जंगल में ये लड़कियां कहाँ से आ गई, और एक दो नहीं, मुझे लगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी तालाब के साइड में आ रही है। और मैं डर चुका था। मुझे लगने लगा कि मुझे छिप जाना चाहिए, और वही मैंने किया। उस वक्त में एक पत्थर की ओट में मैं अपने आप को छिपा लिया। मैं चोर नजरों से उस तालाब की तरफ देखने लगा। तब मुझे वहां पर 12 लड़की, अब एक से एक बढ़ करके खूबसूरत लड़की, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी, और वो तालाब के किनारे आकर के खड़ी हो गई थी, और इधर उधर देख रही थी, जैसे आसपास में कोई है तो नहीं। जब पूरी तरह से उन्होंने मुआयना कर लिया कि हाँ, यहाँ कोई नहीं है उनके अलावा, और तब वो तालाब के अंदर उतर चुकी थी, नहाने लगी थी। अब एक तरह से एक दूसरे पर पानियां फेंक रही थी। अब ये मजाक उनका चल रहा था पानी में, हंसी टिठोली, जो खेल उन्होंने शुरू किया था। मैं देखता रह गया था।
इतनी सुंदर सुंदर लड़की और उस जंगल में क्या कर रही है भाई, और वो भी 12 लड़कियां खूबसूरत। मैं एकदम घबराया हुआ था। मुझे लगा कि मैं कोई ऐसा ख्वाब देख रहा हूं, जो मेरी आंख खुलेगी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। मेरे सामने सब कुछ रियल टाइम में चल रहा था। जब काफ़ी देर हो गई ना, तब मुझे लगा कि ये लड़कियां आसपास में कोई बस्ती होगी, और तभी तो यहाँ पर इस जगह पर नहाने के लिए आई हैं। तो चल के इनसे हमें मिलना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए कि मैं इस जंगल में भटक चुका हूँ और आप हमें रास्ता बताइए। मैं अपने आप को तैयार कर लिया, डर को थोड़ा दूर भगा दिया, और तब मैं उस पत्थर की ओट से बाहर निकला, तालाब के किनारे पहुंचा। और तभी एक लड़की की निगाह मुझ पर पड़ी। अब फिर वो आपस में एक अनजानी भाषा में बात करने लगे। अब सब लड़की एक जगह पर इकट्ठी हो गई थी। अब मुझे ही घूर रही थी। मैं जब उनका घूरना देखा ना, तो कुछ समझ नहीं पाया था कि अब मेरे साथ में क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है। कहीं मैं किसी और जाल में तो नहीं फंस चुका हूँ। और तभी पानी में से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। अब मेरे समीप आकर के खड़ी हो गई। जब मैं अपने समीप उस लड़की को देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था, और उसके शरीर से सुगंध भी फूट रहा था। और देखने में ऐसा नहीं कि कोई भूत पिशाच हो, ऐसा भी नहीं। मैं जो देख रहा था ना, एक साधारण लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन उनके जो बदन था ना, चमक रहा था, चेहरा भी चमक रहा था, जो वस्त्र पहन रखे थे वो भी चमक रहा था। वो लड़की आकर मुझसे सीधा सवाल किया मेरी भाषा में कि तुम कौन हो और इस जगह पर तुम कैसे पहुंचे। मैं डर गया था उसकी बात सुन करके, लेकिन मैं सोचा कि मैं डरूंगा तो काम खराब रहेगा, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। अब फिर मैं शुरू से लेकर के अंत तक इस जगह पर कैसे पहुंचा, अब मैं एक एक घटना उस लड़की को बयान करने लगा। जैसे उसको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो, वो मुस्कुराने लगी, अब फिर जोर जोर से हंसने लगी। और उसकी हंसी की आवाज़ सुन करके उसकी जो सहेलियां थी, जो पानी के अंदर अभी भी खड़ी थी, नहा रही थी, और वो भी हंसने लगी। एक तरह से उन लड़कियों की हंसने की आवाज़ हर तरफ से गूंजने लगी थी। और अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और तालाब में मुझे लेकर के कूद गई। और मैं अपने आप को हवा में उछलता हुआ महसूस किया, और वो भी कम ऊंचाई पर नहीं। मुझे लगा कि मैं 20-25 फुट ऊपर हवा में तैर रहा हूँ, और इसके बाद पानी के अंदर मैं गिर चुका था। और वो तो जैसे मुझे फुटबॉल बना लिया था। वो मुझे उछाल रही थी, कभी दूसरे सहेली के पास, कभी तीसरी सहेली के पास में। मैं फुटबॉल उस टाइम बना हुआ था, और जितना मैं उछलता ना, वो लड़कियां ताली बजा करके खूब हंसी ठिठोली कर रही थी, जैसे इस खेल में उनको बहुत मजा आ रहा हो। करते करते मुझे लगा कि घंटा भर बीत चुका था। अब एक तरह से इस खेल में उनको मजा नहीं आ रहा था। और तभी वो पहली वाली लड़की मेरे पास आई, अब फिर मेरा हाथ पकड़ी और पानी से जंप लगा चुकी थी। फिर सूखे में हम आ चुके थे। लड़की मेरी तरफ घूर रही थी, और उसकी आंखों में वो चमक मैं देख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं कह रहा था कि देखिए, आप मुझे अब कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए कि ताकि मैं आबादी में पहुंच सकूं, मैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊं, आती आपकी कृपा होगी। वो लड़की मेरी आंखों में देख रही थी, और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तोड़ रही थी। अब फिर कहने लगी, हाँ जरूर तुम्हें हम भेजेंगे, लेकिन पहले मेरे पास में आओ। हाथ पकड़ करके अब एक ऐसा जगह उसने चुना जो बिल्कुल समतल था। अब मुझे आदेश दिया, तुम लेटो। जैसे ही मैं आदेश का पालन करने लगा, उस समय मुझे बस यही लग रहा था कि जो कुछ कह रही है मुझे कर लेना चाहिए।
मैं जमीन पर लेट चुका था और वो मेरे बगल में आ करके लेट चुकी थी, मेरी आंखों में देख रही थी। और तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, हवा में, आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं बादलों की सैर कर रहा हूँ और अचानक मैं ऊपर से जमीन की तरफ गिर रहा हूँ। अब फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ दिन का उजाला दिख रहा है, तालाब वही है, लेकिन वो लड़कियां वहां पर नहीं थी। हर तरफ से सन्नाटा ही पसरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। आसपास में पूरा देखने की कोशिश कर रहा हूं और तब मैं अपने आप को देखने लगा कि क्या मैं वास्तव में अभी तक जिंदा हूं, सही सलामत हूं या नहीं हूं। तब मैं अपने शरीर को देखा तो मेरे वस्त्र, आधा वस्त्र मेरा गायब हो चुके थे। वो वस्त्र कहाँ गए मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैं खौफ में आ चुका था कि हे भगवान, अब क्या हुआ, मैं किस जंजाल में फंसा हुआ था। ये 12 लड़कियां थी कौन जो मेरे साथ में उन्होंने इतना वक्त बिताया। मुझे तो एक तरह से फुटबॉल बना दिया था। और आखिरकार वो लड़की मेरे साथ में क्या किया था। घटना होने के बाद मैं कैसे जीवित हूँ, मैं वही सब सोच रहा था कि जरूर मेरी रक्षा कोई कर रहा था और तभी तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। जरूर मुझे अब आस लगने लगी कि अब तक मैं जिंदा हूँ ना, तो आगे भी रहूँगा, मैं इस जंगल से जरूर निकल जाऊँगा। लेकिन निकलूँ कहाँ से, किधर जाऊँ? जिधर देखूँ उधर जंगल ही जंगल, मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मैं उस तालाब पर काफ़ी देर तक बैठा रहा कि जरूर आसपास में कोई बस्ती होगी जहाँ से वो लड़कियाँ इस जगह पर आई थी नहाने के लिए। और ज़रूर जब लड़कियाँ आई हैं तो कोई मर्द भी आएगा, इंसान भी आएगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दोपहर हुई और फिर शाम ढलने लगी। मुझे अब उस जगह पर डर लगने लगा कि चलो अब इस जगह से अब निकलते हैं, अब बहुत हमने इंतज़ार कर लिया, लेकिन किधर जाएं? मैं अब कोई सोच विचार नहीं किया। मैं इतना ज़रूर सोचा था कि इस तालाब से हम दूर चलते हैं, किसी दिशा में निकल लेते हैं, कोई न कोई रास्ता अगर ईश्वर चाहता है तो हमें ज़रूर दिखाएगा। और वो ही मैं एक रास्ता चुन लिया था, पेड़ पौधे टहनियों झाड़ियों से बचता हुआ अब मैं उस जगह से निकलने लगा। मैं कितना देर तक चला मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं एक जगह देखा और वो भी एक साफ सुथरा जगह थी और एक मंदिर बना हुआ। जब मैंने उस मंदिर को देखा ना, तो थोड़ा विश्वास जगा कि ज़रूर मैं बस्ती के नज़दीक पहुंच गया हूँ। अब फिर मैं दौड़ते हुए कदमों से उस मंदिर तक पहुंच गया था। वहाँ पर भी एक झंडा लहरा रहा था, लेकिन वहाँ कोई दीपक ज्योति नहीं जल रही थी। हाँ, वहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ जरूर लगाई गई थी। वो मूर्ति भी मैंने पहली बार देखा था। ना जाने कौन सा भगवान थे, कौन सी देवी थी, मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि ज़रूर ये भगवान के ही रूप है। अब मैं हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप जो कोई भी हैं हमें अब रास्ता दिखाइए, हमें इस जंगल से बाहर निकालिए। और इसके बाद मैं उसी जगह पर अब बैठ गया था। शरीर में थकान बहुत हो चुकी थी और नींद मुझे आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी आंखें भारी भारी होती जा रही है। अब फिर एक तरह से कहा जाए कि नींद के आगोश में या फिर बेहोशी की हालत में मैं पहुंच चुका था। जब मुझे बेहोशी टूटी या यूं कहे कि नींद खुली, तो मैं बहुत लोगों के बीच में पाया अपने आप को। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कौन हो, इस जंगल में उस मंदिर के पास क्या कर रहे थे, तुम्हारे आधे शरीर पर कपड़ा कहाँ है, और ये सब घायल कैसे हुए पड़े हो। मैं जब देखा लोगों को ना, तो बड़ा सुकून मिला और मैं अपने बारे में सब बताने लगा। सब कुछ, एक एक चीज़, कहाँ से शुरुआत हुई थी
और कहाँ पर मैं अंत किया था। आखिरी बार एक एक चीज़ उन गांव वालों को मैं बताने लगा। और वो उनमें उनका एक सरदार था, और वो हमारे कैंप के बारे में जानता था, रिजॉर्ट के बारे में जानता था। और वो कहने लगा कि बाबू आप डरो मत, आप सही जगह पर पहुंच गए हो। लेकिन आपको क्या मालूम नहीं था कि पूर्णमासी की रात में जंगल में कोई नहीं जाता, अमावस की रात को जंगल में कोई नहीं जाता। क्या आपको किसी ने बताया नहीं था कि आप इतना बड़ा खतरा आपने मोल ले लिया? तब मैं बताया कि हाँ, मेरा गाइड था, उसने बताया था कि आज पूर्णमासी की रात है। अब पूर्णमासी की रात में जंगल जाग जाता है, आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन मैं कभी आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना इन चीज़ों पर मुझे विश्वास था। मुझे लगने लगा कि ये सब अंधविश्वास है, मुझे नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी गाइड की बात नहीं माना और मैं इन चक्रों में फंस गया। वो जो मुखिया था उस गांव का कहने लगा कि बाबू आगे से इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जब उस मंदिर में पहुँचे थे ना, जहाँ पर बड़ा सा दीपक जलता है, वहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो दिन के टाइम में जाते हैं उस दीपक में तेल डालने के लिए, ताकि वो दीपक कभी बुझे नहीं। लेकिन रात के टाइम कोई नहीं जाता। और वो जो लकड़ी की मूर्ति वहाँ पर आपको खड़ी दिखाई पड़ी थी सीढ़ियों पर, बाएं दाएं, तीन इधर तीन उधर, वो मूर्ति में प्राण आ चुकी थी। और वो मूर्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, आपको सुरक्षित उस जगह से अब बाहर निकालना चाहती थी। आपको एक सुरक्षित स्थान पर वो पहुंचा भी दिए थे, और तब आप वो वापस लौट गए थे। हाँ, उसके बाद जब उस तालाब पर आप गए थे ना, अब हमारी जो पूर्वज कहते हैं, हमने तो नहीं देखा ना, रात में हम कभी उस जगह पर, हमारे गांव का कबीला के लोग कभी नहीं जाते हैं। हमारे जो पूर्वज कहते हैं न कि उस तालाब में आधी रात के वक्त परियां उतर के आती हैं, और परियां बहुत सारी होती हैं, उस तालाब में नहाती हैं, हंसी मजाक करती हैं, खेलती हैं। अगर कोई इंसान उस टाइम मिल जाए ना उनको, तो जिंदा भी नहीं छोड़ती है। लेकिन बाबू, आपका ईश्वर आपको बचा रहा था, आज वही चमत्कार आपके साथ में हुआ है। आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं ना? मैं बोला हाँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ अपने ईश्वर पर। और तब वो मुखिया कहने लगा कि बाबू, उसी ईश्वर का चमत्कार है कि आप उस रात भी उन परियों के हाथों से बच गए, और देखो इस मंदिर तक पहुँच गए थे। जब हमारे गांव के लोगों ने आपको मंदिर में देखा ना, तब हमें बताया गया, और तब हम सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। आप बेहोशी की हालत में थे, ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, कभी आंखें खोलते थे, कभी बंद कर लेते थे। और तभी हम समझ गए थे कि आप जंगल का शिकार हो चुके हैं। और इसके बाद मैं कुछ होश में आया था। लेकिन वो जो मुखिया था वो कहने लगे कि बाबू, ये जो असर है ना, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये पूरा दिन रहता है, एक तरह से कई घंटों तक आपके असर रहेगा उस जंगल का। अब मैं आपको सुरक्षित अपने एक साथी के साथ आपको भेजता हूँ, ताकि आपका वक्त पर इलाज भी हो जाए, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे। नहीं तो ये झाड़ियाँ जो है ना, जो आपको नुकसान पहुँचाई है, आपको जख्म दिया है, इनमें इन्फेक्शन भी फैल सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। और तब उनकी सहायता से, उन गांव वालों की सहायता से मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं यहाँ तक पहुँचा, मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं कैसे आया। लेकिन जब मैं होश में आया ना, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं अपने कैंप में आ चुका हूँ। बड़ी ही विचित्र घटना। ये जो घटना जो बताए हैं ना, ये इनका नाम है बृजमोहन तिवारी। इनके दादाजी थे वो गाइड, जो घटना का कुछ हिस्सा भी बने थे, और उन्हीं के एक तरह से सहयोग से उस अंग्रेज अफसर की जान बच पाई थी। ढूंढा गया था लेकिन नहीं मिल पाए थे, लेकिन जैसे भी हो ईश्वर ने उस अंग्रेज अफसर को बचा के रखा था। आज सही सलामत वो अंग्रेज अफसर अपने बैरक में आ चुका था।
उस रिजॉर्ट में आ चुका था। हाँ, उसका जो जंगली झाड़ियों से जो उसके शरीर छील चुके थे उसका इलाज किया गया और तब जा कर के वो स्वस्थ हो गया था। और इसके बाद वो अपने वतन लौट गया था। और इसके बाद मैं कभी भी किसी अंग्रेज अफसर को ले जाता था ना, तो मैं दिन की जानकारी रखता था कि पूर्णमासी कब है, अमावस्या कब है, और मैं कोशिश करता था कि घने जंगल के अंदर किसी को ना लेके जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी एक सच्ची घटना है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, कल हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।